नमस्कार साथियों, अखिलेश अकेडमी में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। यूपीपीएससी 2011 में पूछे गए पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न को लेकर आज हम हाजिर हुए हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा? ऑप्शन ए वीवी गिरी, बी एन संजीवन रेड्डी, सी के आर नारायण, डी जाकिर हुसैन। तो ट्रेड यूनियन आंदोलन से जिस राष्ट्रपति का संबंध रहा वह था वीवी गिरी। वीवी गिरी देश के चौथे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल 1969 से 1974 तक रहा। डॉक्टर वीवी गिरी 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके। बी नीलम संजीवन रेड्डी, ये देश के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए। और नीलम संजीवन रेड्डी एकमात्र ऐसे भी राष्ट्रपति है जो एक बार राष्ट्रपति के चुनाव हारने के बाद पुनः राष्ट्रपति बने। के आर नारायण भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो दलित वर्ग से संबंधित थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के तीसरे राष्ट्रपति थे, देश का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, देश का प्रथम राष्ट्रपति था जो पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति की इच्छा से, बी यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है, सी किसी भी परिस्थिति में, सी संबंधित राज्यों के विधानमंडल से पूछकर। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्य के 2/3 बहुमत से ऐसे प्रस्ताव पारित करें कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद के द्वारा कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 250 के तहत संसद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर उन राज्यों के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुपालन के क्रम में भी संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री के प्रति, बी राष्ट्रपति के प्रति, सी राज्यसभा के प्रति, डी लोकसभा के प्रति। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 75(1) के में प्रावधान किया गया है कि मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, प्रधानमंत्री सहित। आर्टिकल 75(2) के अनुसार मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व है। 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। 75(4) अनुच्छेद 75(4) मंत्रियों की
शपथ से संबंधित है। 75.5 मंत्री यदि संसद का सदस्य नहीं है तो वे 6 माह तक मंत्री के पद पर बना रह सकता है। ऐसा उल्लेख 75.5 करता है। 75.6 मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूर्व स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर संसद की सहस्थिति के। बी, राज्यों के राज्यपाल की सहस्थिति के। सी, भारत के राष्ट्रपति की सहस्थिति के। डी, मंत्रियों की विशेष समिति के प्रति मंत्रियों की विशेष समिति की सहस्थिति के। तो राज्य की विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूर्व स्थापित नहीं किया जा सकता राज्यों की राज्यपालों की सहस्थिति के बगैर। अगर कोई विधेयक धन विधेयक है तो वह राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अगर कोई विधेयक धन विधेयक के अलावा है तो वह विधेयक राज्यपाल विधानसभा को या सदनों को पुनर्विचार के लिए या सिफारिश के लिए वापस लौटा सकता है, लेकिन सदन या विधानसभा उसे संशोधित करके या बिना संशोधन करके राज्यपाल को भेजती है, तो राज्यपाल उसको पारित करने के लिए बाध्य है। अगर राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को अनुमति दे भी सकता है और नहीं भी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? ऑप्शन ए, लोकसभा के सदस्य। बी, राज्यसभा के सदस्य। डी, विधानसभा के सदस्य। डी, विधान परिषद के सदस्य। तो इसका ऑप्शन ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 1 2 3, डी 1 2 3 4। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी जो उल्लेख करता है वह अनुच्छेद 66(1) करता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के अनुसार एकल समकरणीय मत द्वारा होता है। ऐसा निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा होता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, जबकि विधानसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में भाग नहीं लेती। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? ऑप्शन ए, लोकसभा के। बी, राज्यसभा के। सी, दोनों सदनों के अलग अलग। डी, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा। साथियों जब भी विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो वह लोकसभा में ही लाया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा जब ये प्रस्ताव लोकसभा प्रस्तुत करे, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसलिए मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। जब जिस दल की सरकार होती है वह दल विश्वास प्रस्ताव लाता है, जबकि विपक्षी दल होता है वह अविश्वास
प्रस्ताव लाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, बी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, डी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो पदावधि होती है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 भारतीय चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान करता है और आर्टिकल 324 के तहत 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयुक्त का गठन किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष सुकुमार सेन थे, जबकि प्रथम महिला अध्यक्ष वीएस रमा देवी थी। मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्तों के अधिकार, वेतन, भत्ते आदि समान होते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के। यदि मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त को हटाना है तो हटाने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए अपनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, बी किसी भी हाईकोर्ट को, सी प्रधानमंत्री को, डी इन सभी को। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में 2 प्रकार से या 2 प्रकार के विषयों पर सलाह मांग सकता है। पहली विषय लोक महत्व के विषय में विधि या तथ्य संबंधित हो, लेकिन लोक महत्व के विषय पर उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्यकारी नहीं है। जबकि जो दूसरा विषय है अर्थात किसी भी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता या अन्य समकक्ष विषय पर उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य करता है, लेकिन राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के परामर्श को मानने के लिए सहमत हो भी सकता है और नहीं भी। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 10, बी 9, सी 7, डी 5। तो उच्चतम न्यायालय में संविधान से संबंधित या संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न या तथ्य है तो उच्चतम न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की एक संवैधानिक बेंच ही संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों को देखेगी। अब तक की जो सबसे बड़ी संवैधानिक बेंच बनी है वह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में गठित की गई, जो 13 जजों की बेंच थी और संवैधानिक व्याख्या के लिए संवैधानिक बेंच का ही गठन किया जाता है, जिनमें कम से कम 5 न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकार के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय एकीकरण परिषद, बी वित्त आयोग, सी राष्ट्रीय विकास परिषद, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो योजना आयोग तथा राज्य सरकार के बीच समन्वय का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसके अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री इनके सदस्य होते हैं।
आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखने के लिए सभी का धन्यवाद।